चलिए, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम उस कदम की ओर बढ़ रहे हैं जहां पर छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास टच करता है। आधुनिक इतिहास मतलब अब से कुछ साल पहले की बात है, जब कलचुरी शासन चल रहा था। कलचुरी शासन अपने आप में बहुत ही अच्छा शासन चल रहा था, बहुत बड़े बड़े उसमें राजा हुए थे। और देख रहे हो, कलचुरियों का प्रशासन सबसे लंबे समय तक चला था, कम से कम 1000 साल से भी ज्यादा चला था। इतना अच्छा प्रशासन चल रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये प्रशासन एकदम खत्म हो गया। उसके बाद एक दूसरा प्रशासन छत्तीसगढ़ पर, दूसरा राज व्यवस्था चालू हो गया। वो हो गया यहाँ पर भोसला प्रशासन चालू हो गया, जिसे मराठा प्रशासन भी कहते हैं। तो देखो, कलचुरी शासन जो चल रहा था, जिसमें बहुत महारथी राजा महाराजा हुए, रत्नदेव प्रथम हुए, जिन्होंने महामाया मंदिर के का यहाँ पर निर्माण कराया, रतनपुर की नगरी को बसाया, तालाबों की नगरी का खिताब आज तक चलता है। ऐसा जो तखतपुर की स्थापना हुआ है, कोसगई माता का मंदिर है, बहुत सारी चीजों का उन्होंने निर्माण करवाया। ऐसा कैसे समय चला गया कि धीरे धीरे वो प्रशासन एकदम खत्म हो गया। तो देखिए, यहाँ पर जब भी कोई कमजोर पड़ता है ना, मानसिक शारीरिक, जब भी कोई कमजोर पड़ता है तो उस पर एक दूसरी शक्ति आक्रमण करने लगती है। तो यहाँ पर खुद को संभालना पड़ता है, अगर नहीं संभालते हैं तो दूसरी शक्ति यहाँ पर हावी हो जाती है। तो ऐसा समय कलचुरियों के साथ आया था। यहाँ पर जो उसके अंतिम राजा जो यहाँ हुए थे, उनका नाम क्या है? यहाँ पर जो अंतिम राजा है उनका नाम था रघुनाथ सिंह था, ठीक है ना। रघुनाथ सिंह था यहाँ पर जो अंतिम राजा थे, हम उनको देख रहे हैं। यहाँ पर रघुनाथ सिंह के साथ क्या हुआ था? अच्छा प्रशासन था, मजबूत प्रशासन था। उनकी 3 रानियां भी थी, पद्म कुंवर और भी बहुत कोई थी। तो ऐसी रानियां भी थी, सब महारथी थी। लेकिन राजा के साथ क्या हुआ? उनका जो पुत्र था वो असमय ही स्वर्गवासी हो गया, मतलब मृत्यु को चला गया। पुत्र के वियोग में वो एकदम ज्यादा दुखी हो गए थे, मन से हारे। ठीक है, शरीर से अच्छे थे लेकिन मन से हार गए थे। मन से हारा हुआ व्यक्ति क्या होता है? शरीर से भी हारने लगता है। तो यहाँ पर वो मन से हार गए थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, शारीरिक रूप से दक्ष थे लेकिन मन से वो थक चुके थे। बेटा नहीं तो मैं क्या करूंगा जी कर, ऐसा समय होता है किसी के साथ, वैसा ही वो समय देख रहे थे। यहाँ पर अब वो न खा रहे थे, न पी रहे थे, न उठ रहे थे, न ही रणभूमि की ओर कुछ करने के लिए मनोबल जुटा पा रहे थे। तो सारा कुछ देखो, मनोबल का खेल होता है। ठीक, मनोबल ठीक है तो सब कर लोगे। तो यहाँ पर मनोबल से वो थक चुके थे, कोई उनकी सहायता नहीं कर सकता था क्योंकि वो मनोबल से खुद ही नहीं उठना चाहते थे। अगर आप यहाँ पर सोते रहोगे, बोलोगे हमारा हाथ पैर नहीं चल रहा है, थोड़ा सा तो मनोबल करना पड़ेगा, तब तो मन की शक्ति बहुत बड़ी होती है। मन से हारा हुआ व्यक्ति पूरी तरह से हार सकता है, ऐसा भी होता है। तो रघुनाथ सिंह जो यहाँ पर थे, पूरी तरह से पुत्र वियोग में एकदम कठिन समय से चलने लगे। जब यहाँ पर दूसरे यहाँ पर भोसला, देख लो, भोसला वंश के जो महाराष्ट्र में नागपुर में भोसला प्रशासन चल रहा था, वहां से कुछ व्यक्ति जा रहे थे बंगाल की ओर, अपना कुछ दिग्विजय की यात्रा में जा रहे थे। लेकिन बीच में उन्हें क्या दिखा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ देखते ही उन्हें लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा शहर है, ये बहुत अच्छा जगह है, यहाँ तो बहुत सारे खनिज है, यहाँ पर वन ही वन है, यहाँ पर जो भी जहाँ भी देखेंगे बहुत सारा यहाँ पर सामग्री मिलेगा, यहाँ पर तो संपदा भरी पड़ी है। देखने के बाद उनको ऐसा लगने लगा। तो ऐसा फिर वो सोचे कि क्यों ना छत्तीसगढ़ को ही अपने राज्य में शामिल कर लिया जाए। महाराष्ट्र तो लगा ही है एक तरफ, तो वो जा रहे थे खैर उड़ीसा की ओर, तो छत्तीसगढ़ को लांघकर ही जाएंगे। एक तरफ उड़ीसा है छत्तीसगढ़ की और दूसरी तरफ क्या है? महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र से जो भोसला शासक थे, उनका जो मंत्री था, उसको आप हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि मैं यहाँ पर सीधे चल रही हूँ अपने काम की बातों की ओर। तो वो जब लांघ रहे थे छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ से जाते जाते छत्तीसगढ़ की सारी चीजों को भाप गए कि यहाँ तो बहुत सारी संपदाएं हैं, यहाँ पर जरूर हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि हम यहाँ पर जम जाए। क्योंकि वहां पर देखा कि यहाँ राजा कौन कौन है, देखे रघुनाथ सिंह है, पुत्र वियोग में दुखी है, नहीं लड़ सकता वो राजा। बस उनके लिए, शत्रु पक्ष के लिए क्या था? यही कि राजा अब लड़ने लायक नहीं है, मनोबल से थक चुका। चलो अब यहाँ पर अगला पड़ाव चालू करते हैं। बस भोसला प्रशासन यहाँ पर धीरे 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 आक्रमणकारी हो गई और एक दिन ऐसा आया कि रतनपुर का कलचुरी शासन समाप्त हो गया। रघुनाथ सिंह को सरेंडर करना पड़ गया और फतह का झंडा कौन यहाँ पर लगाया? भोसला प्रशासन लगाया। ब्रिटिश शासन से ठीक पहले यहाँ पर भोसला प्रशासन चल रहा था, मराठाओं का यहाँ पर प्रशासन चल रहा था। बहुत सारी देन आज आप वर्तमान में देख रहे हो, मराठा शासन, फिर ब्रिटिश शासन से लेकर बहुत कुछ यहाँ पर चल रहा है। हम देखते हैं मराठा प्रशासन में
कि इस क्रम को पहले देखते हैं कि हुआ क्या क्या था। जो आपके एग्जाम के लिए पहला पड़ाव तो यहीं से होता है, इसको आप समझ लेंगे तो एग्जाम में बहुत सारी चीजें आपको यहीं से क्लियर होने लगेंगी। ज्ञान का स्रोत यहाँ पर बहुत सारा मिलेगा, आप इसको जरूर अच्छे से देखिए और सीखिए। सबसे पहले हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास, यहीं से शुरू होता है आधुनिक इतिहास। फिर मराठा प्रशासन को हम देखते हैं कि आधुनिक इतिहास का जो पड़ाव चालू होता है कहाँ से होता है, मराठा प्रशासन से चालू होता है। फिर देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़, जब यहाँ पर हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास देखते हैं तो मराठा से लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मराठा शासन हुआ है। अप्रत्यक्ष मराठा शासन कैसे, जो आप रघुनाथ सिंह को देख रहे हो वो अब किसके अंडर में राजा रहे कुछ दिन तक, मराठाओं के शासन में रहे, तो अप्रत्यक्ष हुआ ना। वहां पर जो कलचुरी शासक पहले प्रत्यक्ष शासन करते थे, पूरा उनका राजपाट चलता था, अब वो मराठा के अंडर में काम कर रहे थे, राजा दिख रहे थे बस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे इसका सीरियल कि पहले क्या हुआ, अप्रत्यक्ष मराठा शासन रहा है। उसके बाद हम देखते हैं तो मराठा शासन यहाँ पर चालू हो जाता है। अप्रत्यक्ष के बाद जब रघुनाथ सिंह सब हट जाते हैं तो सीधे सीधे अब कौन आता है, सीधे मराठा प्रशासन करते हैं। लेकिन मराठा प्रशासन में यहाँ पर प्रत्यक्ष, एक प्रत्यक्ष मराठा शासन होगा, उसके बाद फिर अप्रत्यक्ष रहेगा। प्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ, जो स्वयं यहाँ पर रहकर शासन कर रहे थे, उसमें कौन एक व्यक्ति हो जाएंगे, बिंबाजी। इसमें प्रत्यक्ष वाले में सीधे सीधे बिंबाजी भोसले हो जाएंगे, और अप्रत्यक्ष वाले में उसके बाद जैसे चिमड़ा जी आएंगे तो वहां से फिर अप्रत्यक्ष हो जाता है। उसके बाद फिर आ जाते हैं चिमड़ा जी के बाद कौन, व्यंको जी भोसले आ जाते हैं। व्यंको जी तो कभी छत्तीसगढ़ आए ही नहीं, सीधे सीधे क्या, सूबेदार वहां पर ड्यूटी लगा दिए, सूबेदारों की नियुक्ति कर दिए कि सारा प्रशासन कौन करेगा, हमारे माध्यम से सूबेदार करेंगे। इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य में सूबेदारों का प्रशासन रहा है और बहुत ही खतरनाक प्रशासन रहा है। पूरा यहाँ पर शोषणकारी उनकी नीति चली है। मतलब सूबेदारों की नियुक्ति ऐसे होती थी कि जो जितना बोली लगा दे, छत्तीसगढ़ राज्य से जितना हमको राशि और बजट ला के देगा, हम उसी को बोली के आधार पर, ठेकेदारी प्रथा के आधार पर उसको सूबेदार बनाएंगे। भाई 5 ठेकेदार है, किसी ने कहा हम 5 लाख आपको ला के देंगे एक साल में, किसी ने कहा हम आपको 10 लाख देंगे, किसी ने कहा 7 लाख देंगे, किसी ने कहा हम 4 ही लाख दे पाएंगे। 4 लाख को नहीं रखेंगे, जो ज्यादा दे रहा है उसको नियुक्त कर देते थे यहाँ पर। इस तरह से बोली प्रथा पे था, पूरी तरह से ठेकेदारी प्रथा पे आधारित था। ठेकेदारी बोले तो बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष जो चला था पूरा सूबेदारों के आधार पर चला था, और सिर्फ यहाँ पर प्रत्यक्ष शासन किसका मिलता है, बिंबाजी भोसले का मिलता है। फिर यहाँ पर अगले पड़ाव में देखते हैं, सीधे सीधे पूरा यहाँ पर सूबा शासन या सूबेदारी शासन प्रथा चालू हो जाता है। उसके बाद देखते हैं कि जब सूबेदारी प्रथा चल रहा था तो उसके बाद एक ऐसा समय आया कि ब्रिटिश अधीन मराठा शासन हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो राजा इसके हुए थे रघु जी द्वितीय, वो क्या हो गए थे, डेथ हो गई थी उनकी, तो राजा यहाँ पर नहीं रहेगा। तो अब छत्तीसगढ़ में ब्रिटिशों के लिए अच्छा मौका मिल गया कि हम यहाँ पर शासन की बागडोर संभाल। वो तो सीधे बजट पर ही आक्रमण करते थे, बजट के लिए अच्छा समय था, रघु जी द्वितीय का देहांत हो गया था, बजट पर वहां का अपना सिकंजा रखने के लिए एक मौका मिल गया यहाँ पर। अब इनका जो बच्चा था, इनके बाद वाला राजा कौन था, रघु जी तृतीय, छोटा बच्चे थे वो, तो छोटे बच्चे को बहाना मार के कि छोटे बच्चे कैसे शासन संभालेंगे, तो जब तक हम ब्रिटिश शासन आपकी संभालेंगे, सामने रहेगा राजा और पीछे काम करेगा कौन, ब्रिटिश काम करेगा। उनको तो यही फार्मूला ही चाहिए था कि सामने राजा दिख रहे थे, अगर सामने शुरू में ही अगर राजा को हटा देते और शुरू में ही लग जाते तो जनता क्या होता, वहीं पर मार के भगा देती उनको। भाई हम, तुम राजा नहीं हो, हम राजा का चेहरा देख के काम करते हैं, जनता बहुत बड़ी होती है ना। तो यहाँ पर सीधे सीधे अंग्रेजों को उसी से मार के भगा देती, लेकिन वो जानते थे, अंग्रेज बहुत अच्छे से जानते थे कि ये भारतवासी हैं, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर अपना चेहरा दिखा के राजा बन जाएंगे ना तो अभी हमको मार के सब निकाल देंगे। इसलिए यहाँ पर रघु जी द्वितीय के बाद उनके जो पुत्र होते हैं रघु जी तृतीय, बच्चा होने के बाद भी उनको बैठाए रहते हैं शासन पे, और पीछे से सारा काम कौन करता है, ब्रिटिश करते हैं। इसलिए इसको बोला जाता है ब्रिटिश अधीन मराठा शासन बोला जाता है, क्योंकि रघु जी तृतीय का यहाँ पर बचपन काल चलता रहता है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अंतिम मराठा शासक इसी वंश का कौन हो जाता है, मराठा, पूरे मराठा वंश का बोल रही हूँ ना, पूरा भोसला प्रशासन जो छत्तीसगढ़ में चल रहा था उसके अंतिम शासक सीधे सीधे रघु जी तृतीय हो जाते हैं, क्योंकि इसके बाद अब
अब अंग्रेज सीधे सीधे आ जाते, क्योंकि पूरे भारत में अंग्रेजों का कब्जा हो गया रहता है इस समय तक। छत्तीसगढ़ भी इसमें शामिल हो जाता है। सीताबर्डी का युद्ध आपने देखा है भारतीय इतिहास में। उसके बाद सीधे सीधे अंग्रेजों का प्रशासन हो जाता है। जब भारत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा से पूरा कब्जा हो जाता है अंग्रेजों का, जो बक्सर का युद्ध होता है, सारे चीजों के बाद पूरा अंग्रेज यहाँ पर करप्ट हो जाते हैं, पूरा ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ छत्तीसगढ़ भी रघुजी तृतीय के बाद उनके हाथों में चला जाता है। इस तरह से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में फिर अंग्रेजों का प्रशासन, ब्रिटिशों का प्रशासन इनके बाद से चालू हो जाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक समय ऐसा आता है कि फिर से थोड़ा सा समय आता है, लेकिन वो अंग्रेजों के अधीन ही रहता है, लेकिन पुनः भोसला शासन फिर भी उसको बोला जाता है, क्योंकि उस समय रघुजी तृतीय थोड़ा बड़े हो जाते हैं। रघुजी तृतीय थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद पुनः भोसला शासन जरूर देखते हैं, लेकिन अंग्रेजों के अधीन ही ये रहते हैं। तो यहाँ पर देखते हो इसके बाद एक ऐसा समय आता है कि ब्रिटिशों का प्रत्यक्ष शासन हो जाता है। क्या होता है, 13 मार्च 1854 का समय आता है। वहां पर सीधे सीधे डलहौजी की हड़प नीति होती है और पूरे भारत के साथ साथ नागपुर को भी अपने अंडर में ले लिया जाता है। सीताबर्डी का युद्ध हुआ, पूरा भारत के साथ साथ क्या हुआ, नागपुर भी उनके हाथों में अब आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ से ब्रिटिश शासन चालू हो जाता है। कब से? 13 मार्च 1854 से डलहौजी की हड़प नीति के साथ ही। इस क्रम को एक बार देखिए, इस क्रम में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सबसे पहले अप्रत्यक्ष मराठा शासन, इसके बाद मराठा शासन, इसी में प्रत्यक्ष भी आएगा और इसके बाद फिर से अप्रत्यक्ष ही रहेगा। तो अप्रत्यक्ष रहेगा तो फिर तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, सूबा शासन हो जाएगा। उसके बाद ब्रिटिश अधीन मराठा शासन रहेंगे। यहाँ पर रघुजी द्वितीय की मृत्यु हुई रहती है और रघुजी तृतीय अल्पवयस्क रहते हैं, तो यहाँ पर अधीन चलता है उनके। उसके बाद देखते हैं कि अंतिम मराठा शासक को जानकारी के लिए मैंने लिखा है कि कौन रहते हैं, रघुजी तृतीय हो जाते हैं सीधे सीधे अंतिम रूप से। फिर पुनः भोसला प्रशासन, थोड़े ये बड़े हो जाते हैं जो अल्पायु रहते हैं, तो फिर इनको सामने चेहरा रखकर कुछ समय तक शासन चलता है। लेकिन उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि पूरे भारत को अंग्रेज अपने हाथों में समेट लेते हैं, पूरा ले लेते हैं। उसके बाद 13 मार्च 1854 का यह वर्ष या समय याद रखना है, डलहौजी की हड़प नीति का समय रहता है। और छत्तीसगढ़ 13 मार्च 1854 को पूरी तरह से कहाँ चला जाता है, ब्रिटिशों के हाथों में चला जाता है। यहाँ तक समझ में आया क्रम? इस क्रम को हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की विशेष चीजों में ऐसे क्वेश्चन क्रम से जमाइए बिल्कुल आता है। यहाँ पर हमने जो पहला देखा था, अब उसको थोड़ा सा और अंदर चल के देखते हैं। ये भी बहुत ज्यादा डीपली नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जाएंगे तो रघुनाथ सिंह का जो शासन है वो क्या हो रहा था, कैसे वो कमजोर पड़ गए थे, फिर उनका जो झंडा तक किसने गिराया और किसने झंडा लगाया, मतलब जो रानी पद्म कुंवर थी, इनके निराश होते ही, इनके मतलब काम न करने की वजह से जब मराठों का आक्रमण हो गया था, इनकी रानी जो पद्म कुंवर थी उन्होंने श्वेत ध्वज को लहराया था, मतलब कि हम हार चुके हैं। इस तरह से रानियां भी बहुत यहाँ पर आगे रहती थी, लेकिन उतना भी यहाँ पर पराक्रम उनका देखने को नहीं मिला, फिर भी सशक्त महिलाएं होती थी। तभी तो इन्होंने झंडा लहराया और बताया कि हम यहाँ पर हार चुके हैं। तो यहाँ पर इनकी जो रानी होती है पद्म कुंवर, उन्होंने श्वेत झंडा को लगा दिया कि हम यहाँ पर हार चुके हैं। इस प्रकार से देखते हो कि अप्रत्यक्ष मराठा शासन जो चल रहा था, इसका समय क्या हो जाता है, 1741 से 1757 तक का ये समय होता है। यहाँ पर देखो दोनों तरफ यहाँ पर अंग्रेजों का शासन, मतलब मराठाओं का शासन चालू हो जाता है। एक तरफ कलचुरी जो रतनपुर के रहते हैं, वहां के राजा को इन्होंने हरा लिया रहता है, और दूसरी तरफ रायपुर के जो कलचुरी होते हैं उनको भी अपने अंडर में ये ले लिए होते हैं। तो जब दोनों ही रतनपुर और रायपुर का दोनों ही प्रशासन ये ले लेंगे तभी तो उनके हाथों में जाएगा। ऐसा थोड़ी ना कि एक तरफ रतनपुर का उन्होंने ले लिया, एक तरफ रायपुर छोड़ दिया उन्होंने, नहीं, दोनों तरफ इन्होंने अपने हाथों में अब ले लिया था। तो जो यहाँ पर रतनपुर के कलचुरी शासक मैंने बताया कौन थे, रघुनाथ सिंह थे। ये पुत्र वियोग में दुखी थे और कार्य करने में अब असफल हो गए थे। उसके बाद मोहन सिंह थे, ये पूरी तरह से तो मराठाओं का भक्त और अंग्रेजों का भक्त था, देख रहे हो। तो यहाँ पर दोनों जो होते हैं ये सीधे सीधे मराठाओं के हाथों में अब कार्य करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है अप्रत्यक्ष मराठा शासन बोला जाता है। दूसरी तरफ रायपुर का कलचुरी भी चल रहा था, 2 शाखाएं थी हमने देखा था। तो रायपुर का जो कलचुरी शासन है, यहाँ पर जो अंतिम राजा रहते हैं जो पूरी तरह से मराठाओं के अंडर में काम करते रहते हैं, वो होते हैं अमर सिंह रहते हैं।
और एक होते हैं शिवराज सिंह। शिवराज सिंह को तो सीधे जैसे 2-3 गांव दे दिए थे गिनकर कि ले इसी में कमा और इसी में जितना मिलता है पैसा उसी को खा, लेकिन उसके बाद उसको भी छीन लिए थे, कुछ नहीं दिए थे, सीधे सीधे। अब क्या हो गए थे, ये बिल्कुल एकदम असफल हो गए थे, बिल्कुल ये राज्य को लेने लायक नहीं रह गए थे। दोनों तरफ ही यहाँ पर कलचुरियों का प्रशासन अब खत्म हो गया था। ये अंतिम राजा है, इनको भी याद रखिएगा। किनको हराकर किनके बाद ये आए मराठा। फिर रतनपुर में कौन हो जाएंगे, रघुनाथ सिंह। उसके बाद जस्ट हो जाएंगे मोहन सिंह, और रायपुर में हो जाएंगे अमर सिंह, और उसके बाद हो जाएंगे शिवराज सिंह। ये पहले है, ये बाद में है। अब आते हैं मराठा शासन। छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष मराठा शासन के बाद अब क्या होता है, सीधे सीधे अब मराठा आ जाते हैं। यहाँ पर जो बिंबाजी भोसले होते हैं अपना राज्य अब ये ले लेते हैं। बहुत सारे राजाओं को यहाँ पर देने की कोशिश की, अपने पुत्रों को देने की कोशिश की, इनको मजबूरी में दिया गया था बिंबाजी को, लेकिन आना नहीं चाहते थे, लेकिन आए तो पूरी तरह से उनको छत्तीसगढ़ अच्छा लगने लगा और एकदम प्रत्यक्ष शासन करने लगे। और ये बिल्कुल स्वतंत्र स्वभाव के व्यक्ति थे, मतलब मैं अगर शासन करूंगा तो मैं खुद रहकर करूंगा, ना कि मैं महाराष्ट्र से करूंगा। तो बकायदे छत्तीसगढ़ में राज्य को लाए और खुद भी यहाँ रहे हैं, पूरा शासन भी किए हैं, न्यायालयों की स्थापना किए हैं, बहुत सारे यहाँ पर स्थापत्य कार्य भी किए हैं। तो इस तरह से इनका जो काल हो जाता है बिंबाजी का, प्रत्यक्ष मराठा प्रशासन इनका चलता है। इनके काल को बोला जाता है प्रत्यक्ष मराठा शासन प्रणाली बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने खुद अपने हाथों से यहाँ पर एक एक चीज का काम किया है। तो यहाँ पर बिंबाजी भोसले सबसे पहले हो जाएंगे। इस मराठा शासन के पहले जो राजा हो जाएंगे बिंबाजी भोसले हो जाएंगे। ये मराठा शासन जो चल रहा था इसको एक बार ध्यान दीजिएगा, 1758 से लेकर 1787, ये वर्ष आपको अच्छे से याद रखना होगा। इन्हीं वर्षों से क्वेश्चन हमेशा आता है। तो यहाँ पर हम पहला शासक देख रहे हैं बिंबाजी भोसले। मराठा शासन के पहला शासन छत्तीसगढ़ राज्य में कौन हो जाएंगे, बिंबाजी भोसले हो जाएंगे। इनका जो कार्यकाल रहेगा 1758 से लेकर 1787। मतलब अपने आप को सताया हुआ महसूस कर रहे थे कि मेरे को कौन सा गांव दे दिए हैं। छत्तीसगढ़ कोई बहुत बड़ा शहर तो रहा नहीं है शुरू से, पहले तो ग्रामीण व्यवस्था ही रही है, और महाराष्ट्र तो बहुत बढ़ा हुआ जगह था। तो बोलते थे मेरे को कौन सा गांव दे दिया। तो इसमें यश को याद रखिएगा 87, मतलब सताया हुआ टाइप का फील कर रहे थे कि मेरे को दे दिए। फिर भी मैं अंदर में जो स्वभाव होता है ना कि अपना काम खुद करो, वैसे वाले व्यक्तित्व के थे ये। फिर भी आकर यहाँ पर पूरा प्रशासन खुद किए हैं। 87 को सताया हुआ टाइप को याद रख लेना कि उनको फील हो रहा था, लेकिन फिर भी काम यहाँ पर खुद किए हैं। उसके बाद आते हैं चिमड़ा जी भोसले। उन्हीं के बाद आते हैं चिमड़ा, क्योंकि ये इनको गोद ले लेते हैं, पुत्र स्वरूप मानते हैं, तो चिमड़ा जी भोसले हो जाते हैं। इसके बाद चिमड़ा जी का शासन बहुत कम, अल्प एकदम, 1787 से 1788। उसके बाद इनका शासन बहुत कम रहता है, न के बराबर रहता है। फिर सीधे सीधे व्यंको जी भोसले होते हैं। यहाँ पर व्यंको जी भोसले एकदम अलाल, नहीं जा पाएंगे, बहुत रईस आदमी हूं मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपना शासन मैं नागपुर से करूंगा। ना ही कभी गए, छत्तीसगढ़ को कभी देखे नहीं, सारा मतलब ठेकेदारी प्रथा पर छोड़ दिए कि सारा पैसा लेकर आओ, जो ठेकेदार अच्छा पैसा देगा उसको मैं छत्तीसगढ़ का काम दूंगा। बस वहां से एक सूबेदारी बना दिए छत्तीसगढ़ को, और सूबेदारों को बारी बारी से ऐसे करके ये पैसा देगा इसको लगाएंगे, ये पैसा नहीं देगा इसको नहीं लगाएंगे, जो ज्यादा पैसा देगा ये 10 लाख दिया इसको लगाएंगे। अब यहाँ पर जनता का क्या करने लगे लोग, अति शोषण करने लगे। किसी का भी लूटपाट मचा दिए थे, किसी को भी मार कुटाई कर देते थे। किसानों की यहाँ पर हाहाकारी फिर शुरू हो गई थी। मतलब ये जो व्यंको जी का जो भोसला शासन यहाँ पर चल रहा था, ये बिल्कुल शोषणकारी समय था, क्योंकि यहाँ पर ठेकेदार अब सिर्फ पैसा चाहते थे, बाकी इनको कोई मतलब नहीं था कि यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर व्यंको जी का देख लिए शासन, सीधे सीधे यहाँ से क्या रहता है, ये अप्रत्यक्ष रहता है। यहाँ पर अप्रत्यक्ष पूरा शासन चलाते हैं। नागपुर से कभी छत्तीसगढ़ नहीं आते हैं, उनका मनो नहीं किया कि चलो मेरा राज्य है देख लो एक बार, नहीं आए, पूरा यहाँ पर सूबेदार लगा के रखे थे। यहाँ पर हम देखते हैं इनका जो समय था 1788 से लेकर 1811 तक का इनका व्यंको जी का शासन था। लेकिन जो सूबेदारी प्रथा थी वो बहुत समय तक चलती रही, इनके बाद भी चलती रही, देखेंगे उसको हम लोग। फिर यहाँ पर उसके बाद आते हैं पुरुषो जी भोसले। इनके बाद जस्ट पुरुषो जी भोसले रहते हैं, तो भी सूबेदारी प्रथा चलती रहती है। उसके बाद आते हैं अप्पा साहब का शासन। अप्पा साहब का शासन आता है।
यह 1816 से लेकर 1818 तक चलता रहता है। अंग्रेजों का बिल्कुल प्रत्यक्ष यहाँ पर आगमन हो जाता है। इन्हीं अप्पा साहब को, तो ये पूरे अंग्रेज के भक्त हो चुके थे, इन्हीं अप्पा साहब को सीताबर्डी के युद्ध के साथ साथ हराकर इनसे अब राज्य छीन लेते हैं। अंग्रेज मांगते नहीं है, छीन लेते हैं। तो ये अप्पा साहब यहाँ पर आपका ऐसा शासक होंगे जहां से अंग्रेजों से सीधे इनका कनेक्शन रहा है और इन्हीं से छीने हैं उन लोग। अब यहाँ पर आप चीज देखो कि इसको आप याद कर सको, कुछ कोडिंग लगा लेते हैं यहाँ पर ताकि यह भी याद हो जाए कि बिंबा जी के बाद चिमड़ा जी आएंगे, चिमड़ा जी के बाद व्यंको जी आएंगे, व्यंको जी के बाद पुरुषो जी आएंगे, पुरुषो जी के बाद अप्पा जी आएंगे। तो भाई देखो बिंबा जी को यहाँ पर लिख लेते हैं, बिंबाची करना, ठीक है, बिंबाची, बिंबा जी को बिंबाची करते हैं, ठीक है ना, बिंबाची ऐसे बोलेंगे, बिंबाची को दिख कुछ, अरे बिंबा जी को बीपी हो गया है, अब इतना याद रख लेना, ठीक ना। तो ये आपको ये पूरा क्रम याद हो जाएगा। बहुत भूलते हैं, इसमें से बहुत क्रम पूछा जाता है, एमसीक्यू लगा लो, बार बार ये क्रम पूछा गया है। तो इस क्रम को याद रखने के लिए आपको थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा कि बिंबा जी को अब तो बीपी हो गया है, मतलब बिंबा जी को बीपी अब हो गया है। अब को लास्ट में करना है, अब से क्या हो जाएगा, अप्पा साहब हो जाएगा। तो बिंबा जी का यह बिंबा पकड़ लो, बिंबा जी हो जाएंगे, और ची से क्या हो जाएगा, चिमड़ा जी, जस्ट तुरंत लग गया चिमड़ा जी। उसके बाद वी से हो जाएगा व्यंको जी, और पी से हो जाएगा पुरुषो जी, और अब से हो जाएगा अप्पा साहब। बहुत अच्छा यहाँ पर मिल गया है, ऐसी चीज कहीं नहीं मिलती है, मिली है तो तुरंत नोट कर लो ताकि आपके लिए हमेशा काम आए कि यह क्रम पूछा जाए तो आपसे फटाक से अब बन जाएगा। यहाँ पर नोट कर लो, नहीं तो ये हट जाएगा कुछ देर में। अगर मैं आपसे दोबारा पूछूं कि मराठा प्रशासन में जो तो राजा हुए हैं उनका क्रम बताइए, तो आपको तुरंत ही आ जाना चाहिए बिंबाची को बीपी अब, बिंबाची को बीपी अब, मतलब बिंबाजी भोसले, चिमड़ा जी भोसले, व्यंको जी भोसले, फिर पुरुषो जी भी भोसले, उसके बाद हो जाएंगे अब में अप्पा साहब। अप्पा साहब से पूरा बिक गया था छत्तीसगढ़ ब्रिटिशों के हाथ में, यही से वो व्यक्ति जहां से छत्तीसगढ़ चला गया। अब तो ये सब आपको क्रम अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सूबा शासन, आप थोड़ा सा देख लेते हैं, यहीं पर आप देख रहे हो मराठा शासन चल रहा था जो 1758 से 1787 समय तक का ये हो रहा था। तो यहाँ पर आगे चलते हैं सूबा शासन, इसी में देखते हैं सूबा शासन। सूबा शासन यहीं से चालू होता है, यहीं से चालू होता है। ये थोड़ा सा कम हो रहेंगे क्योंकि ये अप्रत्यक्ष बिंबा जी के ही अंडर में रहते हैं, बिंबा जी के गोद लिए पुत्र रहते हैं, तो यहीं से इनको डायरेक्ट माना जाता है कि सूबा शासन यहीं से रहता है, पूरे प्रत्यक्ष रूप से सूबा शासन यही चलाते हैं। ये बैंकर जी ऐसे शासक रहते हैं, ऐसे राजा रहते हैं जो छत्तीसगढ़ की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ यहाँ पर शोषणकारी नीति लगा दिए थे, पूरा का पूरा सूबा शासन यहाँ पर रख दिए थे। पूरा सूबा हो गया, पूरा सूबेदार के हाथों यहाँ पर चल रहा था। तो ये सूबेदारों के हाथों चल रहा था, तो इसका वर्ष क्या पड़ेगा, पूछा जाएगा आपसे कि छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रथा कब से कब तक चली। तो 1788 से लेकर 1818 तक, मतलब सूबेदार 8 साल छोटे थे तब से लगे थे और 18 साल के हो गए तब तक काम करते रहे। यहाँ का 8 पकड़ लो और यहाँ का 18 पकड़ लो, इतना भी याद आ जाएगा तो काम बन जाएगा। 88 का 8 पकड़ लो और यहाँ पर 18 पकड़ लो। तो सूबेदार लोग इतने समय तक काम करते रहे कि 8 साल से 18 साल तक हो गए बढ़ते बढ़ते, ठीक ना। तो यहाँ पर 88 और ये 18 से सीधे अंग्रेजी शासन है, यहाँ पर देख लो। तो बैंको जी जो भोसले यहाँ पर थे, सीधे सीधे यहाँ पर सूबेदारी प्रथा चालू कर दिए थे। इसके बाद ये सारे राजा जितने थे ये सब सूबेदारी चला रहे थे, चालू ये किए थे, और यहाँ तक आपका ये 1818 तक यहाँ तक चलता रहा। ठीक, अब समझ में आ गया, ये 1818 ये यहाँ तक पूरा अप्पा जी के अंतिम दम तक, मरते दम तक यह सूबेदारी चलती रही। अब इसमें आप फैक्ट याद कर लो कि आपको फैक्ट क्या याद करना है। छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक कौन होते हैं, बिंबाजी भोसले होते हैं। उनका समय 1758 से लेकर 1787, बताए ना सताया हुआ फील कर रहे थे, तो 1787 को पकड़ के याद रखना। 1758 से लेकर 1787 तक का बिंबाजी का शासन रहा है और छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक। बार बार क्वेश्चन पूछा गया, देखो
क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। आप इतिहास नहीं बदल सकता है, इतिहास जो है वही रहेगा और इन्हीं में से क्वेश्चन आपको सेंटेंस फॉर्म में पूछा जाए या फिर ऑप्शनल पूछा जाए या फिर वर्ष के हिसाब से पूछा जाए, पूछा तो जाएगा और आपको इन्हीं में से आंसर सही सही बनाना होगा। तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक किसे कहा जाता है? बिंबाजी भोसले को कहा जाता है। फिर छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा शासक किसे बोला गया है? अप्पा साहब को बोला गया है, क्योंकि अप्पा साहब के बाद छत्तीसगढ़ सीधे सीधे ब्रिटिशों के अंडर में चला जाता है और इनका समय रहता है 1816 से लेकर 1818 तक। जो यहाँ पर सूबेदारी प्रथा चल रही थी अब यहाँ पर वो भी समाप्त हो जाएगा, इसलिए हम सूबेदारी प्रथा को 1818 तक पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन यहीं से बनने के लिए आपको मौजूद मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके डील हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं सूबा शासन। सूबा शासन फिर से देख लीजिए, 1788 से 1818 तक चलता रहेगा और ये पूरा यहाँ तक 1818 तक का ये लास्ट टाइम आ गया है। 1788 से चालू हुआ है और करते करते ये कहाँ तक आ गया? 1818 तक आ गया। यहाँ पर जो सूबेदारी शासन चल रही थी, सूबेदारी व्यवस्था जो चल रही थी, इसमें आपके पूरे शासक 3 प्रकार के शासक आपको देखने को मिलेंगे। वेंको जी से शुरू होता है, फिर कौन आ जाते हैं? पुरसो जी आ जाते हैं। पुरसो जी के बाद कौन आते हैं? अप्पा साहब आते हैं। अप्पा साहब का शासनकाल ऐसा शासनकाल था कि इनके समय में कोई टिक ही नहीं रहा था। जो सीताराम टाटिया थे, ये सब जो सखाराम हरि थे, कोई 4 महीना कोई 8 महीना ऐसे ड्यूटी किए, उसके बाद किसी को गोली मार के हटा दिए तो कोई हट गए, मतलब कोई काम नहीं कर पा रहा था। इनका शासनकाल बहुत ही मतलब खराब था। जो यहाँ पर अप्पा साहब थे ना, अच्छा शासन इनका नहीं रहा है। इनके समय में ना ये जो थे सखाराम हरि और सीताराम टाटिया, इनके समय में बहुत ही 3 महीना 8 महीना ऐसे करके बस शासन रहा है। सबसे कम कार्यकाल इन्हीं लोगों का रहेगा, ये भी देखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हो जो यहाँ सूबा शासन चल रहा था, इसमें शासक 3 हो जाएंगे। एक तो वेंको जी भोसले हो जाएंगे, दूसरे हो जाएंगे पुरसो जी हो जाएंगे और तीसरे हो जाएंगे अप्पा साहब हो जाएंगे। तीनों के शासनकाल को ही सूबेदारी शासनकाल बोला जाता है। प्रारंभकर्ता कौन हो जाएंगे? वेंको जी भोसले हो जाएंगे। शुरू यहाँ से होता है और 1818 तक खत्म होता है। सबको समझ में आ रहा है? हाँ, डेट को भी अच्छे से करते चल रहा है। तो वेंको जी का शासनकाल 1788 से लेकर 1811 है। फिर पुरसो जी का शासनकाल बहुत ही कम रहा है, 1811 से लेकर 16 तक रहा है, 1816 तक। अब यहाँ जो अप्पा साहब थे, ये तो एकदम राज सिंहासन के लिए तड़पता हुआ व्यक्ति थे ना, पढ़े हो ना थोड़ा बहुत। राज सिंहासन के लिए तड़पता हुआ व्यक्ति थे, सीधे सीधे अंग्रेजों से यहाँ पर सुलह कर लिए थे। सुलह किए तो किए, क्या खुद रह पाए? अंग्रेजों के हाथों में जो अपने आप को राज्य को दे दिए थे, क्या खुद इसका समुचित भोग कर पाए? नहीं कर पाए। इनके हाथों से छिन गया अब शासन। अप्पा साहब अब सब कुछ दे दिए, खत्म कर लिए अपने आप को खुद यहाँ पर। तो इनका जो शासन था 1816 से 1818 तक बिल्कुल भोग नहीं कर पाए, अंग्रेजों के हाथों में सब कुछ चला गया अब इनके हाथों से। अब देखते हैं सूबेदारी प्रथा। यहाँ पर सूबेदारों का जो क्रम देखते हैं, यहाँ पर आप लोग कुछ यहाँ पर ट्रिक लगाए हो क्या? मैं उसी ट्रिक को ले सकती हूँ। कुछ ट्रिक लगाए हो? कुछ ट्रिक मिला है आप लोगों को यहाँ पर? नहीं मिला है? मैं दूं फिर आपका वो पिछला वाला कंफ्यूजन ना हो। मतलब मराठा पढ़े तो हो ना, तो इसका क्रम का ट्रिक पढ़े हो या नहीं है? दे दूं? ठीक है, सबसे पहले ट्रिक ही देख लो। माही विभा, भाई 2 लड़की है माही विभा, एक जन का माही नाम है, एक जन का विभा नाम है। 4 तो यहीं से याद हो गए, माहीपत राव दिनकर और विठल राव दिनकर और भवानी कालू हो जाएंगे। फिर यहाँ पर केबीसी कर लो। यहाँ पर मैं सोची कर ली हूँ, इसलिए मैं ज्यादा इसको छोड़ दी थी। केबीसी याद, इतना कर लो, बहुत सारा क्रम बन जाएगा इसी से। ठीक है ना? माही विभा को केबीसी याद है, कुछ तो हो जाएगा। बहुत डूबते के लिए बहुत बड़ा सहारा है, बता रही हूँ ना, बहुत बड़ा सहारा। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि यहाँ पर सूबेदारों का क्रम जमाइए, इसमें से 4 दे देंगे और उसमें से घूम घूम को क्रम जमाइए, बस कोई भी 4 हो सकते हैं। तो यहाँ पर माही से महिपत राव दिनकर, उसके बाद वी से विठल राव,
दिनकर, दिनकर दिनकर है शुरू में देखिएगा। फिर उसके बाद भ से भवानी कालू, के से केशव गोविंद, और बी से हो जाएंगे बीकाजी पिंडरी, और बी से हो जाएंगे बीकाजी गोपाल। पिंडरी 2 अक्षर वाला है तो पिंडरी को पहले कर लेना, और गोपाल वाला जो 3 अक्षर का है उसको उसके बाद कर लेना। और उसके बाद सी से सखाराम हरि और सीताराम टाटिया दोनों रख लेना, ठीक है ना, केबीसी में। यहाँ पर इसको भी स्क्वायर कर दो, इसको भी स्क्वायर कर दो, तो ऐसे में कुछ हो जाएगा। तो सखाराम हरि और सीताराम टाटिया, इसमें भी 2 अक्षर वाला पहले हो जाएगा, 3 अक्षर वाला तीसरे नंबर पे हो जाएगा, मतलब बाद में हो जाएगा। याद से क्या हो जाएगा, यादव राव दिनकर हो जाएगा। मतलब माही विभा को केबीसी याद है, ठीक है, कभी गए थे तो याद रहेगा हमेशा। केबीसी में जाना तो अपने आप में भी यादगार पल होता है। तो माही विभा गए थे और उनको केबीसी याद है, इस टाइप से कर लेना यहाँ पर। तो सबसे पहला यहाँ पर सूबेदारों का नियुक्ति में कौन हो जाएंगे, सबसे पहले सूबेदार महिपत राव दिनकर, और इनका समय हो जाएगा 1788 से 1790। यह वर्ष आपको अच्छे से याद रखना होगा। फिर उसके बाद आते हैं विट्ठल राव दिनकर। विट्ठल राव दिनकर के कार्यकाल को पूछा गया है इससे पहले एग्जाम में, कब से कब तक का रहा है इनका समय। तो विट्ठल राव 1790 से 96 तक का, 9696 है, उसको याद कर लेना है। 6 साल तक रहा है यहाँ पर। विट्ठल राव दिनकर का बारे में एक चीज आपको अच्छे से याद रखना है कि इन्होंने परगना पद्धति का यहाँ पर क्या किया है, प्रारंभ किया है। लेकिन सूत्रधार किसे बोला जाता है परगना पद्धति का, बिंबाजी भोसले को सूत्रधार बोला जाता है, लेकिन प्रारंभकर्ता कौन होते हैं, विट्ठल राव। सूत्रधार मतलब एक मतलब रखना, ओपिनियन रखना। चलो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर परगना पद्धति शुरुआत किया जा सकता है, लेकिन किए नहीं थे, ठीक है ना, लेकिन व्यू रखे थे बस, तो इसको बोला जाता है सूत्रधार। लेकिन अब उसको उसी में एकदम ग्राउंड लेवल पर लाने का काम कौन किए थे, विट्ठल राव दिनकर। इसलिए बोला जाता है कि परगना पद्धति के प्रारंभकर्ता किसे बोला जाता है, तो विट्ठल राव दिनकर को बोला जाता है। क्वेश्चन 2 रूप से पूछा जाएगा तो बिल्कुल बना लीजिएगा। मतलब परगना पद्धति के सूत्रधार किसे बोलते हैं, तो बिंबाजी भोसले सूत्रधार, ठीक। और जो परगना पद्धति के प्रारंभकर्ता किसे बोलते हैं, विट्ठल राव दिनकर। परगना में यहाँ ट भी लगा है, ठ भी लगा है, तो ट ठ गिनते रहो। परगना गिनने में क्या आ रहा है, गणना आ रहा है, तो ट भी गिनना है, ठ भी गिनना है, 2 बार आ रहा है ना, तो गणना है। मतलब परगना पद्धति के यहाँ पर प्रारंभकर्ता को ऐसे करके याद रख लेना है। उसके बाद आते हैं भवानी कालू 1796 से 97, बस थोड़ा सा समय, ये भी ज्यादा नहीं था इनका भी। केशव गोविंद, केशव गोविंद को याद रखना है, इनके नाम में केशव भी लगा है, गोविंद भी लगा है, मतलब बहुत अच्छा कार्यकाल रहा होगा। इसका मतलब सबसे लंबा कार्यकाल किसका था इनमें से, केशव गोविंद का था। क्यों था, क्योंकि इनके नाम में केशव भी लगा है, गोविंद भी लगा है, भगवान भगवान मिक्स होकर बड़ा बात हो गया। तो इनका कार्यकाल सबसे गोविंद, यहाँ पर देख लीजिए, केशव गोविंद को हमेशा याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में सबसे सूबेदारों के क्रम में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, केशव गोविंद का। हमको अपने दिमाग में याद रखना है, नाम में केशव भी लगा है, गोविंद भी लगा, मतलब सबसे लंबा कार्यकाल हो गया। इनका हो जाएगा 1797 से लेकर 1808। देख लो 1800 में पहुंच गए। उसके बाद बीकोजी पिंडरी आ जाएंगे 1808 से 1809, लगभग 1 साल तक। फिर यहाँ पर आते हैं सखाराम हरि और सीताराम टाटिया। ये सब 3 महीना और 8 महीना वाले लोग हैं, ठीक है। ये किसके शासन में रहे हैं, सीधे सीधे अप्पा साहब के शासन में रहे। अप्पा साहब के शासन में ये भी जिंदा नहीं रह पाए ज्यादा दिन तक, मतलब बहुत ही खत्म समय था अप्पा साहब का, तो यहाँ पर ये लोग ज्यादा समय तक नहीं रह पाए। इतना शोषणकारी हो गए थे कि इन्हीं को किसी को मार दिए थे। यहाँ पर देखेंगे अगले समय में कि क्या हुआ था। फिर उसके बाद लास्ट आते हैं यादव राव दिनकर। यहाँ पर इनका शासन अब समाप्त होता है। सूबेदारी प्रथा 1818 में जाकर खत्म हो जाता है। ब्रिटिश अब यहाँ पर अपना अपना काम देखेंगे। फिर अब चलते हैं इनके साथ फैक्ट जो आपको क्वेश्चन में हमेशा याद रखना है। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार का नाम बताइए, तो महिपत राव दिनकर। समय इनका होगा 1788 से लेकर 1790। कार्यकाल को बिल्कुल स्पेशल याद रखना है आपको। फिर उसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ के अंतिम सूबेदार कौन हो जाते हैं, यादव राव दिनकर। हमेशा याद रखना है कि अंतिम सूबेदार थे, ये याद रखना है। तो यहाँ पर 1817 से लेकर 1818 तक का समय रहता है। उसके बाद परगना पद्धति के सूत्रधार का नाम बताइए।
सीधे सीधे हो जाएंगे बिंबाजी भोसले। उसके बाद इसी को क्वेश्चन में पूछा जाए कि परगना पद्धति के यहाँ पर प्रारंभकर्ता कौन हो जाते हैं, सीधे सीधे विठल राव। तो नाम में ट भी लगा है, ट भी लगा है, ठ भी लगा, मतलब गणना है हमको, तो गण रहे हैं, मतलब परगना पद्धति को याद रख लेते हैं। यहाँ से परगना पद्धति क्या होता है इसको अगले क्वेश्चन में देखेंगे इतिहास वाले सेक्शन में। तो इतना को आप लोग कर लीजिए, फिर मैं अधीक्षक का भी बता दूंगी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आपने शॉर्ट नोट में, ये बहुत काम का रहेगा। प्रशासन में हम आगे देखते हैं, यहाँ पर अधीक्षकों की नियुक्ति हुई थी, सुप्रिटेंडेंट, जो आज भी पद बना हुआ है अधीक्षक सुप्रिटेंडेंट का पद आज भी बना हुआ है। लेकिन इससे पहले मुझे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक कौन हुए, बिंबाजी भोसले। यह मुंह पर घुला होना चाहिए, कभी भी पूछा जाए कि कौन थे तो बिंबाजी भोसले हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा शासक बताओ, अप्पा साहब हो जाएंगे। इन्हीं के बाद क्या होता है, 1818 में छत्तीसगढ़ अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के प्रथम यहाँ पर जो बोला जाता है सूबेदार, वह कौन होते हैं, महिपत राव। माही विभा जो क्रम से देखे तो सबसे पहले कौन थे, महिपत राव दिनकर थे, पूरा नाम होना चाहिए महिपत राव दिनकर। छत्तीसगढ़ के सबसे पहले सूबेदार नियुक्त हुए थे। और यह भी बताओ कि सूबेदार नियुक्त करने का श्रेय किसको जाता है, सूबेदारी प्रथा प्रारंभ किसने की थी, ब्यांको जी। सूबेदारी में आप देखना एक चीज याद रखना कि सूबेदारी को अगर पकड़ने में कठिनाई होती है ना, तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है सूबा, सूबा या सूबेदारी, सूबेदारी सिस्टम या सूबेदारी प्रथा। हम देखते हैं कि ब्यांको जी स्टार्ट किए थे। अब अचानक से याद नहीं आता है, फिर भी याद कैसे अपन निकाल सकते हैं इसमें से, तो सूबा में क्या लगा है, ब, इसको व कर दो, सूबा। सुबह को सुबह बोल सकते हैं, तो व से क्या है, ब्यांको जी को आधा व को पकड़ लेना यहाँ पर। तो बिल्कुल ये व का यहाँ पर ये सिस्टम पकड़ में आ जाएगा। या फिर जब भी पूछा जाए कि सूबा शासन प्रारंभकर्ता कौन थे, तो व को याद करे रहना कि व से रिलेट करना है, तो ब्यांको जी हो जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह से ये याद रहेगा। और छत्तीसगढ़ के अंतिम सूबेदार यादव राव दिनकर। याद रखना है कि हम अंतिम थे उस समय, अंतिम वाले को ज्यादा याद रखना है, यादव राव दिनकर। रिलेट अच्छा हो जा रहा है, पहला महिपत राव दिनकर और अंतिम वाला यादव राव दिनकर। यादव राव दिनकर के बाद फिर प्रशासन चेंज हो जा रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं यादव राव दिनकर के बाद छत्तीसगढ़ में जो रघु जी तृतीय होते हैं वो छोटे बच्चे रहते हैं तब तक। अब क्या होते हैं, थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं, लेकिन फिर भी अभी अधीक्षक का यहाँ पर एक पोस्ट अंग्रेज लोग यहाँ पर ला देते हैं, क्योंकि उनको अपने अधिकारियों से ही प्रशासन कराना रहता है। अब देखो इतने सारे यहाँ पर पूरे अधीक्षक नियुक्त हो गए हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य में अब बहुत सारे अंग्रेजी जो होते थे, अंग्रेज बच्चे यहाँ पर, मतलब अंग्रेजी अधिकारियों के जो ब्रिटिश अधिकारी होते थे उनके बच्चे पढ़ने के लिए भी स्कूल यहाँ पर खोजे थे। वैसे ही समय में देखो यहाँ पर जाकर ना एक दो स्कूल चालू होता है, जैसे कि आपका मैथी ब्रजेश स्कूल सुन लिए, सबसे पहले हुआ था हुआ। उसके बाद राजकुमार कॉलेज, ऐसे करके कुछ अंग्रेजी स्कूल यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्कूल चालू करने लगे थे। ये सब अधिकारी अब नियुक्त हो रहे हैं, इनके बच्चे पढ़ेंगे। जो इनके ब्रिटिशों के साथ जो राजा महाराजा जमींदार थोड़ा सा कनेक्टेड रहते थे, उनके बच्चे को भी एडमिशन मिल जाता था। तो इस तरह से सामंतों और राजाओं के बच्चों को पढ़ने के लिए राजकुमार का एक नाम दे दिया गया, तो राजकुमार स्कूल भी ओपन हो गया था ऐसे समय में, जबकि ये सारे लोग छत्तीसगढ़ में रहने लगे थे। हम यहाँ पर देखते हैं कि ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन चल रहा है। ये कब से कब चला था, 1818 से लेकर 1830। 1830 में फॉर्मेलिटी के तौर पे रघु जी तृतीय अब वयस्क हो जाते हैं। वयस्क जो भी उनका उम्र सीमाना होगा, मान लीजिए कि ये वयस्क हो गए, तो 1830 में उनकी ताजपोशी होती है, राजगद्दी पर उनको बैठाया जाता है, लेकिन दिखावटी हो जाते हैं। अंदर से तो सारा प्रशासन कौन देख रहा है, ब्रिटिश देख रहे थे। तो यहीं पर हम उनसे ताजपोशी होने से पहले हम देख रहे हैं कि ये ब्रिटिश के अधीन जो शासन प्रणाली चल रही थी, यहाँ पर ये सब अधीक्षक सिस्टम यहाँ पर चल रहा था। सूबेदारी के बाद क्या आ जाएगा, अधीक्षक सिस्टम आ जाएगा।
तो ये 1818 से लेकर 1830 का समय रहेगा। हम यहाँ पर देखते हैं अधिशिकों का क्रम देखते हैं। अधिशिकों के क्रम से बारंबार क्वेश्चन आते हैं और आपके सूबेदारों के क्रम से भी बारंबार क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिएगा, एक के बाद क्रम से कौन आया यह पूछा जाता है और उनका जो वर्ष होता है वह भी बहुत ही ज्यादा ध्यान देने योग्य है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता ही है और कई बार आए हुए हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि अधीक्षक या सुप्रिटेंडेंट कौन बने थे। यहाँ पर सीधे सीधे हो जाएगा कैप्टन एडमंड। ए नंबर पर एगेन्यू को न रख के एडमंड को आपको रखना है। सबसे पहले टीवी आप चालू करिएगा तो क्या आएगा, एड आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एड आएगा। एड को आपको सबसे पहले प्रचार प्रसार वाला एड को याद रखना है। कुछ भी फ्लैश होता है अगर यहाँ पर अधिशिकों का तो सबसे पहले एड आएगा। ये बना, वो बना, ये हुआ, वो हुआ, एक बार में ऐड दे दिए तो सबसे पहले यहाँ पर कौन हो जाएंगे, अधीक्षक एडमंड हो जाएंगे। तो एडमंड से याद रखना है। इनका जो समय था, कार्यकाल था 1818 था। देख रहे हो यहाँ पर अंग्रेज ब्रिटिश अब पूरी तरह से हो चुके हैं यहाँ। फिर उसके बाद देखिए अभी अप्रत्यक्ष ही चलेगा। जब तक यहाँ पर रघुजी तृतीय राजा के नाम पर चलेंगे तो ये अंदर से ही शासन करते दिखाते रहेंगे, लेकिन पूरे अधिकारी नियुक्त हैं। आप देख रहे हो राजा केवल दिखने भर के हो रहे हैं। अब यहाँ पर कैप्टन एडमंड 1818 के लिए, तो यहाँ पर 18 है, यहाँ पर भी 18 है। अच्छा है, 1818 में ही क्या हुआ है, सूबेदारी प्रथा खत्म हुई है। यही पर ना खत्म हुई है सूबेदारी प्रथा। सूबेदारी प्रथा यहाँ पर अंत होता है और तुरंत 1818 के बाद यह यहाँ पर अधीक्षक या सुप्रिटेंडेंट प्रथा चालू कर दी जाती है। तो सबसे पहले हो जाते हैं एडमंड। एडमंड में यहाँ पर ड आ रहा है, इसको 8 मान लो, ऐसे करके हो जाएगा। तो 1818 का इतना कुछ याद आ जाएगा। और ऐसा भी कर लो, यदि चलो 18 साल में ही यहाँ पर नियुक्त होते होंगे तो सबसे पहले वाला 1818। उसके बाद आते हैं कैप्टन एगेन्यू। इसके बाद जस्ट कौन हो जाता है, ए शुरू में ही आ गए, एड पहले होगा फिर एगेन्यू आएंगे। इसका मैं कोड भी आप लोग लिखे होगा, ठीक है, बनाए होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी बता देंगे। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे कौन हो जाते हैं, एगेन्यू। एगेन्यू का प्रशासन बहुत ही तगड़ा प्रशासन था। यहाँ पर आप देखते हो एगेन्यू, नाम एगेन्यू है, इन्होंने अपने नाम को इतना ज्यादा विस्तारित किया था, इतना ज्यादा पावरफुल कर दिया था। उसके बाद सारा प्रशासन का बागडोर इनको संभालने के लिए ये एकदम कंफर्म हो गए थे। ये बहुत ज्यादा जो प्रशासन था उसको तगड़ा कर दिए थे। एगेन्यू जो होते हैं यहाँ पर, इनके शासन काल में देखो 1818 से लेकर 1825 का समय है। यहाँ पर जो एगेन्यू होते हैं सीधे सीधे अब राजधानी चेंज करते हैं। इनके बारे में अभी हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि अलग से पढ़ेंगे। तो एगेन्यू के बारे में बहुत सारा कार्य देखने को मिलता है। सबसे मजबूत यहाँ पर कार्य उन्होंने जब क्या किया है, पूरी की पूरी राजधानी चेंज कर दी। आज आप छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या जानते हो, रायपुर। रायपुर जानते हो, रायपुर को राजधानी बनाने का श्रेय किसे जाता है, एगेन्यू को जाता है। पहले राजधानी क्या हुआ करती थी, पहले राजधानी छत्तीसगढ़ की हुआ करती थी, यानी छत्तीसगढ़ यहाँ पर जो भी राज्य था उसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, रतनपुर हुआ करती थी। लेकिन 1818 में जैसे ही एगेन्यू नियुक्त हुए, इन्होंने रतनपुर को राजधानी न करके सीधे सीधे राजधानी क्या किया, रायपुर किया। तो यहाँ पर से इनका एक चीज अच्छे से याद रखिएगा कि 1818 में कैप्टन एगेन्यू रायपुर को राजधानी अब यहाँ पर सीधे सीधे लिखित दस्तावेज में कर देते हैं। जो आप आज तक देख रहे हो कि रायपुर राजधानी है, ये कहाँ से शुरू हुआ था, कैप्टन एगेन्यू के कार्यकाल से शुरू हुआ था। आपसे कभी भी पूछा जाए कि रायपुर राजधानी कब बनी, तो यह हो जाएगा कैप्टन एगेन्यू के समय बनी और 1818 में बनी है। ये हो जाते हैं सेकंड नंबर पर कैप्टन एगेन्यू। उसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पर, तो कैप्टन हंटर हो जाते हैं। इनका नाम हंटर है और ये 1825 में रहते हैं। यहाँ पर 1825 का समय इनके लिए याद रखना है। उसके बाद चौथे नंबर पर कैप्टन सैंडिस होते हैं नियुक्त यहाँ पर 1825 से लेकर 1828 तक, 3 साल तक होते हैं। कैप्टन सैंडिस में बहुत सारा इनके अंदर भी पढ़ने को मिलता है कि क्या क्या खास बातें की है। एक चीज आप याद रखिएगा, ये संचार प्रणाली को, मतलब डाक तार प्रथा जो चालू हो गया है आज,
उस प्रथा को इन्होंने ही चालू किया था। तो कैप्टन यहाँ पर लिखा है ना सेंड करना, भाई आप क्या आज मैसेज सेंड करते हो ना, भाई आप व्हाट्सएप से या फिर अपने किसी भी ईमेल से मैसेज सेंड करते हो और आपकी सेंड चीजें आपको यहाँ से देखने को मिल रही है, तो सेंडिस के नाम से ही सेंड याद कर लो। इन्होंने कोई संचार प्रणाली शुरू की थी, उस समय डाक तार प्रथा का इन्होंने सबसे पहला यहाँ पर शुरुआत किया था कैप्टन सैंडिस के द्वारा। यह क्वेश्चन आ चुका है कि छत्तीसगढ़ में डाक तार प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। यहाँ पर कौन हो जाएंगे, मिस्टर सैंडिस या कैप्टन सैंडिस हो जाएंगे। 1825 से लेकर 1828 तक का इनका समय रहता है। उसके बाद आते हैं कैप्टन विल्किंसन। 1828 इनका रहेगा, ज्यादा लंबा कार्यकाल नहीं रहेगा। उसके बाद आते हैं कैप्टन काफर्ड, ये हो जाते हैं छत्तीसगढ़ के अंतिम अधीक्षक हो जाते हैं। पहला आपको याद रखना है कैप्टन एडमंड और अंतिम आपको याद रखना है यहाँ पर कैप्टन काफर्ड हो जाते हैं। तो आपका यहाँ पर एक छोटा सा रिलेशन, आप यहाँ पर छोटा सा रिलेशन याद रखिएगा, @ आपने इसको पढ़ा है ऐसा वाला, तो थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिए। @ हसे विक्रम एक छोटा सा कोड है, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे तो सारे जो यहाँ पर अधीक्षक है वह एक लाइन से हो जाएंगे। @ में एडमंड और एगेन्यू हो जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद ह से हंटर और स से सैंडिस, वी से विल्किंसन और क्रम से काफर्ड हो जाएंगे। इस तरह से एक लाइन में आपको यह सीरीज याद हो जाएगा। और एडमंड और एगेन्यू में कंफ्यूजन होता है, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले एड आएगा, एड को पहले याद रखना है, यहाँ पर एडमंड को फर्स्ट में करना। इसके बारे में पूरी की पूरी एक विस्तृत क्लास होनी है जो इसके अंदर की सारी बातें जानने को है, क्योंकि यहाँ पर कैप्टन एगेन्यू के कार्यकाल में बहुत खास बातें हुई वह जानना होता है कि कैप्टन एडमंड के समय में भी फर्स्ट थे तो बहुत सारा काम हुआ है वह भी देखना होगा। कई यहाँ पर संघर्ष हुए हैं, कई यहाँ पर विवाद हुए जिनको सुलझाने का काम भी ये किए हैं। तो बहुत सारे कार्य इनके आते हैं जो इनकी एक अलग ही फुल क्लास होती है। इसी में आप इनका एक जीके भी आप यहाँ पे याद कर लीजिए सारे पढ़ने के बाद। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे, तो यहाँ पर सीधे सीधे हो जाएंगे कैप्टन एडमंड थे। यहाँ पर इनका समय था 1818 में। अब आते हैं यहाँ पर उसका दूसरा क्वेश्चन होता है कि छत्तीसगढ़ के अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक कौन नियुक्त हुए थे, तो यहाँ पर हो जाएंगे काफर्ड, मिस्टर काफर्ड या कैप्टन काफर्ड हो जाएंगे। इनका समय था 1828 से लेकर 1830 का है। 1830 आप देख रहे हो अधीक्षक यहाँ पर अब सिस्टम बंद करते हैं, यहाँ पर अब राजा को सामने लाते हैं और राजा के माध्यम से अब काम करवाएंगे। फिर जिलेदारी प्रथा चालू हो जाती है, जिलेदारी प्रथा अब यहाँ से चालू हो जाएगी 1830 से। फिर देखते हैं कैप्टन एगेन्यू, भाई आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रायपुर को राजधानी बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो हो जाएगा यहाँ पर कैप्टन एगेन्यू। फिर उसके बाद सैंडिस, सैंडिस में सेंड लगा है मतलब कुछ चीजों का संचार हो रहा है, मतलब डाक तार व्यवस्था का प्रारंभ करते हैं। डाक तार से जो संचार होता है, संचार का सबसे मजबूत माध्यम शुरू से क्या रहा है, डाक तार प्रणाली। जो आप आज ऑनलाइन आप भेजते हो वह भी तो संचार का माध्यम इसी का अपडेटेड रूप ही है। अब आपने देखा कि 1830 में जो मिस्टर कॉफर्ड थे या कैप्टन कॉफर्ड थे, उनका जो सिस्टम था अधीक्षकीय सिस्टम, वहां पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। अब यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर 1830 में यहाँ पर रघु जी तृतीय, देखिए द्वितीय तृतीय याद रखिएगा, द्वितीय में कंफ्यूज नहीं होना है, तृतीय में कंफ्यूज नहीं होना है, तृतीय हो जाएंगे लास्ट यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर रघु जी तृतीय होते हैं। अब इनको सीधे सीधे थोड़े बड़े हो जाते हैं, जो भी क्राइटेरिया उस समय रहा होगा कि वयस्क माना जाता है, मतलब 18 साल मान लीजिए हो गए होंगे, तो यहाँ पर उनको अब सिंहासन में गद्दी में सामने लाकर बैठाया जाता है। बताया जाता है कि आपके राजा का राज्याभिषेक हो रहा है और एक तरफ सारे ब्रिटिश रहते हैं। बैक में थोड़ा सा काम करेंगे ये, लेकिन यहाँ पर प्रमुख रूप से किसका चेहरा दिखेगा, राजा का चेहरा दिखेगा। तो यहाँ पर जनता भी अपने राजा का इंतजार कर रही थी, तो यहाँ पर राजा को अब सामने लाते हैं 1830 में
और इनका जो समय चलते रहता है, पुनः मराठा प्रशासन का समय चलता रहता है। तो ये रघुजी द्वितीय भोसले शासक रहते हैं, मराठा शासक रहते हैं। इनका समय रहता है 1830 से लेकर 1854 में। 1854 में याद रखिएगा, यहाँ पर डलहौजी की हड़प नीति चालू हो जाती है। यहाँ पर डलहौजी नियुक्त होते हैं पूरे भारत में, ठीक है, वायसराय नियुक्त होते हैं। फिर क्या करते हैं, अपनी हड़प नीति लाते हैं और भारत में कई राज्यों को यहाँ पर हड़प नीति के तहत अपने अंडर में लेते हैं। क्या करते हैं, गोद प्रथा को निषेध कर देते हैं। ऐसे राज्य हैं जहां पर कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं रहता, सीधे सीधे अपने अंडर में ले लेते हैं। उसी समय यही गोद प्रथा के चलते रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई ने भी यहाँ लड़ा था और पूरे जो तात्या टोपे थे वह लड़े थे। पूरा जो आप क्रांति का समय देखते हो, यही सब लड़ाई के कारण बना था यहाँ पर। तो ये यहाँ पर कारण बनता है 1857 की क्रांति का भी। और यहीं पर जो नागपुर जो हेड यहाँ पर ऑफिस था यहाँ भोसला प्रशासन का, यहाँ पर क्या होता है कि यह भी नागपुर भी किसके अंडर में चला जाता है, अंग्रेजों के अंडर में हड़प नीति के तहत चला जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही 1830 में यहाँ पर रघुजी द्वितीय को यहाँ पर नियुक्त किया जाता है, फिर थोड़ी सी प्रशासन में चेंजेस लाई जाती है। यहाँ पर जो अधीक्षक थे अब उनको थोड़ा सा हाइड कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जिलेदारी प्रथा को चालू की जाती है। 3 प्रथा आपने देखा यहाँ पर, सूबेदारी प्रथा, फिर इसके बाद जिलेदारी प्रथा, उससे पहले भी हम देखे थे। इस प्रकार से ये तीसरी प्रथा आपको देखने को मिल रही है। क्रम भी याद रखिएगा, इससे पहले सूबेदारी प्रथा थी, उसके बाद आई जिलेदारी प्रथा आई। तो यहाँ पर ये जिलेदारी या जिलेदारी दोनों प्रकार से याद रखिएगा। क्वेश्चन जिस रूप में भी पूछा जाए, इसको ऐसे भी पूछा जाता है जिलेदारी। जिलेदारी सिस्टम या जिलेदारी प्रथा यहाँ पर चालू होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सबसे पहले यहाँ पर जो जिलेदार नियुक्त होते हैं किसके समय, रघुजी द्वितीय। यहाँ पूरे शासक कौन रहेंगे अंत तक, रघुजी तृतीय ही रहते हैं। उन्हीं के शासन के समय जिलेदारी प्रथा चालू हुई थी। यह क्वेश्चन आपके बैंक में मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक में, कि यहाँ पर जो जिलेदारी प्रथा चालू की गई थी उस समय शासक कौन थे, तो रघुजी तृतीय हो जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले जिलेदार हो जाते हैं कृष्णराव अप्पा। कृष्णराव अप्पा नाम अलग मिल रहा है लेकिन आपको उतना ही अच्छे से याद रखना है। उसके बाद दूसरे हो जाएंगे अमृतराव अप्पा। उसके बाद तीसरे हो जाएंगे सदरुद्दीन हो जाएंगे। उसके बाद चौथे नंबर पर दुर्गा प्रसाद हो जाएंगे। 5वें नंबर पर इंटुक राव हो जाएंगे। 6वें नंबर पर सखाराम बापू हो जाएंगे। 7वें नंबर पर गोविंद राव अप्पा और 8वें नंबर पर गोपाल राव अप्पा। तो कुल कितने यहाँ पर जिलेदार हुए, 8 जिलेदार हुए। यह संख्या भी पूछी गई है कि छत्तीसगढ़ में कितने जिलेदार नियुक्त हुए थे, तो 8 जिलेदार नियुक्त हुए थे। कोई आपके पास कोडिंग, कुछ स्लोगन, कुछ कहानी पहले से बनी हो तो बताओ याद करने के लिए, हाँ या ना, ना बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पर है कृष्ण, यहाँ पर है अमृत। यह भी क्रम पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे। यहाँ पर है सदा, यहाँ पर हो जाएगा 2। अच्छा, जब भी आप लोग भजन करते हो ना गोविंद भगवान का, कृष्ण भगवान का, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, तो सबसे पहले क्या बोला जाता है, गोविंद बोलो बोला जाता है। गाना सुन सुन के रट न गए होगे, गोपाल बोलो गोविंद बोलो, ऐसे नहीं, पहले गोविंद बोलो फिर गोपाल बोलो। तो पहले गोविंद करना है फिर गोपाल करना है, तो लास्ट कौन हो जाएंगे, गोपाल। हरे गोविंद हरे गोपाल, इस तरह से याद कर लेना, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो। उस कहानी कविता को भी याद करना। तो ये दोनों क्रम में पहले गोविंद आ जाएंगे फिर गोपाल आ जाएंगे। यहाँ पर देखो कृष्ण है, अमृत है, सदा है, 2 है, इंटुक है, सखा है। गोविंद गोपाल को हमने उस गाने से याद कर लिया कि पहले गोविंद आएंगे फिर गोपाल आएंगे।
तो कृष्ण अमृत सदा दो, कृष्ण से ही शुरू हुआ है, देखो लास्ट में भी गोविंद गोपाल करना है, तो कृष्ण की भक्ति हो रही है, इस तरह से याद कर लो। तो यहाँ पर कृष्ण की भक्ति हो रही है, तो कृष्ण भी उन्हीं का नाम है, गोविंद भी उन्हीं का नाम है, गोपाल भी उन्हीं का नाम है। तो कैसे याद रखोगे, हे भगवान, हे कृष्ण भगवान, कृष्ण अमृत सदा दो, कैसी अमृत, भक्ति की अमृत सदा दो, कृष्ण अमृत सदा दो, इंटुक सखा भी, इंटुक भी उनके सखा है, नाम को याद रखना है, इंटुक भी सखा है। फिर क्या बोलना, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, बस ऐसे कर देना। तो कृष्ण अमृत सदा दो, इंटुक भी सखा है, गोविंद हरे गोपाल, बस इस तरह से याद हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, इसको 2-3 बार करोगे तो यह क्रम याद हो जाएगा। कृष्ण से कृष्ण राव अप्पा, अमृत से अमृत राव अप्पा, सदा से सदरुद्दीन, दो से दुर्गा प्रसाद हो जाएंगे, ये जेंट्स है ना, दुर्गा प्रसाद। फिर इंटुक से इंटुक राव हो जाएंगे, क्योंकि नाम को सीधे सीधे लेना सही है, नहीं तो दूसरा ले लेंगे तो इंटुक राव यहाँ से मिस हो सकते हैं। उसके बाद सखा से सखा राम बापू हो जाएंगे, गोविंद से गोविंद राव अप्पा, और गोपाल से गोपाल राव अप्पा। लास्ट में गो लगा है, गो मतलब गो, ये इसको भी याद करने के लिए लिखे रहो एक तरफ, गो हो गए, यहाँ से गोपाल से गो हो गए, मतलब समाप्त हो गए गोपाल से। नोट कर लो, क्योंकि ये बहुत काम की चीज होती है, ऐसी चीजें रेयर होती हैं, मिले तो समेट लो, इसलिए लिखने को बोल रहे हैं, क्योंकि इसको अभी हम आगे बढ़ेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा, फिर आपको दोबारा याद करना पड़ेगा क्या क्या था, कम से कम 1-2 बार तो लगेगा इसको देखने में, तो अब उसके बाद कंठस्थ हो जाओगे। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि गोपाल राव अप्पा पे चले आओ, गोपाल राव अप्पा लास्ट यहाँ पर क्या हो जाते हैं, अधीक्षक हो जाते हैं। गोपाल राव अप्पा के बाद सीधे सीधे क्या हो जाता है, यहाँ पर अंग्रेजों का, ब्रिटिशों का यहाँ पर सीधे सीधे शासन होता है। ये जो 1854 आप देख रहे हो, ये यहाँ पर ये समय आ जाता है, और यहाँ पर जो ये छत्तीसगढ़ का जो प्रभार होता है, अपने काम का पूरा पूरा जिम्मेदारी और प्रभार इनसे ले लिया जाता है। कौन लेता है, सीधे सीधे अब ब्रिटिश प्रशासन के अधिकारी लेते हैं यहाँ पर। तो ये आपके अंतिम अधीक्षक हो जाएंगे। अधीक्षकी प्रथा के बाद सीधे सीधे ब्रिटिश का यहाँ पर शासन चालू होता है। हड़प नीति के तहत अब सीधे सीधे छत्तीसगढ़ ब्रिटिश अंडर में हो जाता है। कुछ लिखना है कि हो गया? चलो, छत्तीसगढ़ के यहाँ पर अब क्वेश्चन की बारी आती है, और आपका जीके 1 लाइन में याद रखने वाला भी आता है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम जिलेदार कौन होते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम जिलेदार का नाम क्या होता है? 4 ऑप्शन, उसमें से आपको एक छांटना है। तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे? कृष्ण राव अप्पा। कृष्ण अमृत सदा दो, क्रम भी याद रखा गया है, इंटुक भी सखा है, और गोपाल बोलो हरि, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, तो गोविंद फिर गोपाल हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो जिलेदार होते हैं कृष्ण राव अप्पा होते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ के अंतिम जिलेदार होते हैं, वह कौन होते हैं? गोपाल राव अप्पा हो जाते हैं। यहाँ पर गो वेंट गॉन वाला कर लेना, तो अंतिम वाला अच्छे से याद हो जाएगा। गोपाल को कर लेना, चाहे तुम किसी भी रूप में लिखो, पर अंतिम को गोविंद नहीं करना है, गोपाल करना है। गोपाल, इंग्लिश लिखो हिंदी लिखो, लेकिन अंतिम गोपाल ही होंगे, ठीक है? कभी भी गोविंद नहीं करना है। गोविंद हरे गोपाल, कहानी कविता को भी याद करे रहो, पहले गोविंद बोलना, उसके बाद लास्ट में गोपाल बोलना है। तो अंतिम जो यहाँ पर हो जाएंगे गोपाल राव अप्पा हो जाएंगे। फर्स्ट और लास्ट दोनों कंठस्थ होना चाहिए आपसे। यही जो यहाँ पर जिलेदार गोपाल राव अप्पा होते हैं, इन्हीं से पूरा का पूरा जो छत्तीसगढ़ का जो कार्य प्रभार होता है, जिसे बोलते हैं प्रभार, कार्य का पूरा इनके हाथों से लिया जाता है। ये देते हैं किसको? सीधे सीधे ब्रिटिश प्रशासन के अधिकारी को देते हैं। जब ब्रिटिश प्रशासन पढ़ेंगे तो यहाँ से कौन उनके हाथों से प्रशासन लेता है, वह नाम को देखा जाएगा। फिर वहां से हम ब्रिटिश की कार्यप्रणाली में चले जाएंगे। अभी हमको देखना पड़ेगा आगे क्या, कि मराठा में क्या क्या यहाँ पर प्रशासन चला था, क्योंकि मराठा प्रशासन को ही आगे उन्होंने ब्रिटिशों ने अपडेट करके कुछ न कुछ यहाँ पर आगे की कार्यवाही चालू कर दी थी। आज आप तहसीलदारी देख रहे हो, है ना, तहसीलदारी प्रथा देख रहे हो, ये सब ब्रिटिश प्रशासन की समय से ही चला आ रहा है। पटवारी
और कोतवाल, ये सब सारा ब्रिटिश प्रथा से चला आ रहा है। हाँ, कुछ चीजों को यहाँ पर ब्रिटिशों ने बंद कर दिया था, लेकिन बहुत सारा यहाँ पर इनकी चीजों को आगे भी बढ़ाया था। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज आपने देखा है। ये सारे एग्जाम में आपका बनता है। देखिए एग्जाम यहाँ से भी पूरे एग्जाम आ चुके हैं, उनका कौन फर्स्ट है कौन लास्ट है, यहाँ पर जिलेदार, और बीच का यहाँ पर आपको उठा के पूछा जाए तो क्रम से जमाइए भी हो जाना चाहिए। जो जैसा आया है उसी क्रम में आपको जमाना होगा। फिर यहाँ पर इससे पहले क्या चल रहा था, जिलेदारी से पहले अधीक्षक प्रथा चल रहा था। अधीक्षक प्रथा में यहाँ पर जो भी क्रम जमाना है वह क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। कभी ये चारों को आगे रख दिया जाता है, इनको जमाइए, कभी नीचे वालों को रख दिया जाता है, उनको जमाइए। यहाँ से जो कोड आप मिला है उसको जमा जमा के याद कर लीजिएगा, पूरे क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। फिर उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं सूबेदारी प्रथा चल रही थी, मतलब यहाँ पर जितने सूबेदार हुए थे उनका क्रम भी आता है, जिसको आपने यहाँ पर देख लिया था। माही विभा को केबीसी याद है, इस तरह से तो यहाँ पर याद रहेगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि पहले यहाँ पर सूबेदारी प्रथा चालू हुई, फिर क्या चालू हुआ, अधीक्षक प्रथा चालू हुआ। एक जगह लिख लो, बल्कि यह क्रम पूछा जाएगा। सूबेदारी प्रथा चालू की गई, फिर अधीक्षक सिस्टम, अधीक्षक प्रथा चालू की गई। प्रथा या सिस्टम जो भी याद रखना है, इंग्लिश वर्जन में पूछा जाए तो भी बन जाए, हिंदी वर्जन में पूछा जाए तो भी बन जाए। सिस्टम, उसके बाद आता है जिलेदारी। जिलेदारी प्रथा यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर सबसे पहले सूबेदारी हो गया, फिर अधीक्षक प्रथा हो गया, फिर जिलेदारी प्रथा हो गया। छत्तीसगढ़ को पहले एक सूबा माना जाता था। छत्तीसगढ़ को क्या माना गया, मराठा प्रशासन में एक सूबा माना गया। छत्तीसगढ़ का जो भी यहाँ पर जितना भी यहाँ पर क्षेत्र आता था उसको एक सूबा माना जाता था, सूबा का यहाँ पर उसको दिया गया था। और यहाँ पर सूबेदारी प्रथा को चालू किया गया था। छत्तीसगढ़ को एक सूबा या सूबेदार देखते थे, और सबसे पहले सूबेदार कौन हो जाते हैं, महिपत राव दिनकर हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे पहले सूबेदार महिपत राव दिनकर हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही वहां से चालू होता है सूबेदारी प्रथा। उसके बाद छत्तीसगढ़ में फिर अपडेट करते हैं अपने कार्य प्रणाली को, तो यहाँ पर अधीक्षक प्रथा को चालू करते हैं। अधीक्षक में कौन सबसे पहले अधीक्षक हो जाते हैं, कैप्टन एडमंड हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जिलेदारी प्रथा को चालू करते हैं, तो सबसे पहले जिलेदार कौन हो जाते हैं, कृष्ण राव अप्पा हो जाते हैं। इस तरह से सारी चीजें दिमाग में खाका बैठा के रखिएगा, जब जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वह बिल्कुल स्पष्ट बनना चाहिए आपसे। ऑप्शनल तो बन जाएंगे, क्योंकि देखोगे तो अब तो बन जाएंगे, और लिखने के लिए भी आएगा कि इनके बारे में लिखिए, तो आपको कुछ ना कुछ इसमें से अच्छा चीज देना होगा ताकि यह क्वेश्चन सही सही हो। ऐसा नहीं है कि सूबेदारी में अधीक्षकों का नाम लिख दो, ठीक, ये गलत नहीं करना। अधीक्षक में जिलेदारी का नाम दे दिए, जिसमें जो है उसी को लिखना है आपको, जिसका जो पूछा जा रहा है उसी का आंसर देना है। यहाँ पर सब कुछ पढ़ने के बाद गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक।